हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 12th क्लास की फिजिक्स। और दोस्तों हम लोग इस समय कवर कर रहे हैं प्रैक्टिकल में पूछे जाने वाले वाइवा वाइज प्रश्नोत्तर। तो दोस्तों प्रैक्टिकल में जो हम लोग चार्ट में बनाते हैं उनके संबंधित एग्जामिनर किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, तो दोस्तों उन्हीं चार्ट में जो हम लोग चित्र बनाते हैं तो उन्हीं को आज हम लोग समझ रहे हैं। और दोस्तों आज का जो चित्र है, हमारा टॉपिक है वो है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कैसा है। यहाँ पर हेडिंग डालेंगे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दोस्तों परमाणु से। कहाँ से स्टार्ट करते हैं? एकदम से शून्य से स्टार्ट करेंगे और एकदम से शिखर तक ले जाएंगे। बच्चों यदि आप लोग ये वीडियो पूरा देखते हैं तो ये मान लीजिए कि परमाणु से संबंधित यदि कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है, आप सारे क्वेश्चन के एकदम से सटीक आंसर दे पाएंगे। तो दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले परमाणु से। तो आइए देख लेते हैं परमाणु क्या है। तो दोस्तों जो परमाणु की सबसे पहली संकल्पना, यानी परमाणु के बारे में जो सबसे पहले जिस विद्वान ने बताया, जिस वैज्ञानिक ने बताया, उस वैज्ञानिक का नाम है फ्रेंड्स डाल्टन। क्या नाम है उस वैज्ञानिक का? तो दोस्तों उस वैज्ञानिक का नाम है डाल्टन। और ये समय कौन सा था? तो दोस्तों ये समय था 1805 ईस्वी। कितना समय था दोस्तों? 1805 ईस्वी का समय था जब डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने बताया कि भाई परमाणु नाम की भी कोई चीज होती है। और उन्होंने परमाणु की क्या परिभाषा दी? तो दोस्तों उन्होंने बताया कि परमाणु जो है वो किसी भी पदार्थ का अविभाजित कण है। एक शब्द में उन्होंने पूरी परिभाषा बता दी। कैसा कण है दोस्तों? अविभाजित कण है। यानी किसी भी पदार्थ का वह छोटे से छोटा भाग, किसी भी पदार्थ का वह छोटे से छोटा भाग जिसे हम दो भागों में तोड़ नहीं सकते हैं, उसको बोलते हैं अविभाजित। जैसे कि दोस्तों आपने चौक देखी होगी, खड़िया। खड़िया को यदि दोस्तों हम लोग फोड़ते चले जाएं तो एक ऐसा खड़िया का छोटा सा टुकड़ा मिलेगा कि फिर हम उसे दो भागों में बांट नहीं सकते हैं। बस दोस्तों ये आप समझ लीजिए कि वही परमाणु है। क्या है? वही परमाणु है। और परमाणु की कोटि क्या होती है? तो परमाणु की कोटि के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि जो परमाणु की कोटि होती है वो होती है 10⁻⁻10 मीटर के समथिंग। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग समझ गए हैं कि परमाणु की कोटि भी हमने पता कर ली। और इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों? इसी को बोलते हैं एंगस्ट्रॉम। तो कितना होता है? 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर परमाणु की कोटि होती है। तो दोस्तों 1805 से बहुत लंबा समय था जो डाल्टन की ये बातें एकदम से सही साबित होती चली हैं कि भाई परमाणु जो है वह किसी भी पदार्थ का एक अविभाजित कण है। उसके बाद में फिर एक विद्वान आते हैं, उनका नाम क्या है? तो दोस्तों उनका नाम है सर जे थॉमसन। कौन है? सर जे थॉमसन। और उन्होंने क्या किया? इलेक्ट्रॉन की खोज कर दी। दोस्तों इलेक्ट्रॉन की खोज कर दी। अब जे थॉमसन ने जब इलेक्ट्रॉन की खोज की, उसके बाद में फ्रेंड्स क्या हुआ? 1911 में रदरफोर्ड ने अल्फा कण की खोज की कर दी। दोस्तों इसका मतलब कि प्रोटॉन की खोज हो गई, धनात्मक कण हो गए। तो अब दोस्तों पहले जो परमाणु एक था, अब उसमें कौन कौन हो गए? यानी एक इलेक्ट्रॉन हो गया और दूसरा प्रोटॉन हो गया, यानी परमाणु भी दो भागों में टूट गया। तो दोस्तों अब यहां से डाल्टन की संकल्पना रद्द हो गई और बहुत समय तक जे थॉमसन की संकल्पना चली। तो दोस्तों जे थॉमसन ने जो अपना परमाणु मॉडल दिया था उसमें उन्होंने कहा था कि जो परमाणु है वो एक तरबूज आकार का है। कैसे आकार का है दोस्तों? तरबूज आकार का है। तरबूज जैसे हम लोग काटते हैं तो जो उसका लाल भाग होता है, बताया कि लाल भाग की तरीके से उसमें धनावेश है। और जो बीजा होते हैं काले कलर के दोस्तों, उसमें धसे होते हैं। तो उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसी लाल भाग में धसे हुए होते हैं। बस एक बात जो है वो जे थॉमसन की बहुत अच्छी लगी कि किसी भी परमाणु का धनावेश और ऋणावेश समान मात्रा में होता है। इसी वजह से परमाणु सामान्य अवस्था में उदासीन होते हैं। ये बात एकदम से नंबर 1 लगी दोस्तों। तो इस बात को आप लोग मेंशन करेंगे, नोट करेंगे कि सर जे थॉमसन ने परमाणु में कौन सी एक बहुत ही अहम बात बताई कि परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या और परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या सदैव बराबर होती है। यानी इलेक्ट्रॉनों का आवेश और प्रोटॉनों का आवेश जो है वो दोनों के तुल्य होता है, तभी परमाणु मुख्य रूप से, तभी परमाणु दोस्तों क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। तो अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि रदरफोर्ड ने किस तरीके का परमाणु मॉडल बनाया है। तो दोस्तों क्या किया उन्होंने? उन्होंने बताया कि परमाणु जो है वो एक गोलाकार है। दोस्तों अभी हम लोग मान लेते हैं, अभी हमें परमाणु पता नहीं कि कैसा है, लेकिन हम लोग मान लेते हैं कि जब किसी भी पदार्थ को हम लोग तोड़ेंगे, उसे छोटा 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 तोड़ता चले जाएंगे दोस्तों, तो वो एक इस तरह का गोलाकार का एक आकार ले लेगा। तो दोस्तों इसी तरीके से क्या किया रदरफोर्ड ने? इस तरीके का एक गोला बनाया। मान लेते हैं कि ये क्या है? ये है परमाणु है। तो इसको दोस्तों हम लोगों ने मान लिया है कि भाई ये क्या है? ये हम लोग मान लेते हैं कि ये परमाणु है। ये क्या है दोस्तों? परमाणु है। और ये इस परमाणु का केंद्र है। तो यहाँ पर इस तरीके से छोटा सा गोला बना देते हैं इस तरीके से। ये परमाणु का केंद्र है। अब दोस्तों क्या किया उन्होंने?
सामने से उन्होंने क्या किया, अल्फा कण, दोस्तों क्या है, अल्फा कण जो है इस पर बमबारी की अल्फा कणों की। तो किस तरीके से अल्फा कणों की बमबारी होती है, आइए देख लेते हैं। अधिकांश जो अल्फा कण थे दोस्तों वो एकदम से ऐसे आए और ऐसे सीधे निकलते हुए ऐसे चले गए, इस तरीके से, यानी इस तरीके से आए और ऐसे निकल गए। अधिकांश किरणें जो हैं वो जिस रास्ते से आई ऐसे सीधी निकल गई। जो किरणें इस वाले भाग के थोड़ा पास आई, जो किरणें इस वाले भाग के थोड़ा पास आई, वो कुछ कोण से ऐसे विक्षेपित हुई निकल गई, इस तरीके से। जो किरणें और इसके नजदीक आई, इस तरीके से, वो और अधिक कोण के साथ इस तरीके से विक्षेपित हो गई। जो किरणें ऐसे सीधी गई, इससे दूरी पर थी, वो किरणें बिना विचलित हुए सीधे निकल गई, इस तरीके से दोस्तों। अधिकांश किरणें जो है वो सीधी निकल जाती हैं। जो किरणें इस केंद्र की ओर जाती हैं वो सूक्ष्म कोणों से विक्षेपित हो जाती हैं। सूक्ष्म कोणों से विक्षेपित हो जाती हैं। अब जो किरण यहाँ पर गई इस तरीके से, वो और अधिक कोण से विक्षेपित होकर ऐसे वापस आ गई। दोस्तों इनमें से केवल एक किरण ऐसी थी जो इसके सामने जाकर टकरा गई। एक किरण ऐसी थी जो इस पॉइंट पर आई, यानी एकदम से इसके सामने आई और आगे नहीं जा पाई। जिस रास्ते से आई पुनः उसी रास्ते पर वापस लौट गई। तो फ्रेंड्स इस तरीके से क्या किया इन्होंने, रदरफोर्ड ने एक मॉडल तैयार किया दोस्तों। अब इस मॉडल में क्या है दोस्तों, ये क्या है, ये हैं अल्फा किरणें। ये क्या है दोस्तों, ये हैं अल्फा किरणें। तो दोस्तों यहीं से एक क्वेश्चन प्रारंभ होता है कि रदरफोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल में किन किरणों का प्रयोग किया। तो दोस्तों अल्फा किरणों का प्रयोग किया। अल्फा किरणों का प्रकृति कैसी होती है, अल्फा किरणों की प्रकृति कैसी होती है दोस्तों, तो अल्फा किरणों की जो प्रकृति है वो होती है धनात्मक। कैसी होती है प्रकृति, धनात्मक, और इनमें 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश होता है। दोस्तों एक इलेक्ट्रॉन का तो आवेश आप लोग जानते हैं कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलाम। तो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर अल्फा कण के पास क्या होता है, आवेश होता है। अब दोस्तों हम लोग देख रहे हैं कि जब ये धनात्मक किरणें हैं, ये कौन सी किरणें हैं दोस्तों, धनात्मक किरणें हैं, जब यहाँ से सामने गई और इसी रास्ते से वापस आ गई, इसका मतलब क्या है कि यहाँ केंद्र पर क्या है, केंद्र पर कोई धनावेश ही बैठा है, क्योंकि एक प्लस दूसरे प्लस को क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। तो दोस्तों इसका मतलब है कि ये जो यहाँ पर गोला है, इस तरह का जो यहाँ पर ये बना है दोस्तों, इसके चारों तरफ धनावेश भरा हुआ है, इस तरीके से। तो इस तरीके से दोस्तों क्या किया, रदरफोर्ड ने ये निष्कर्ष निकालकर बताया कि भाई जो परमाणु का धनावेश है, परमाणु का जो धनात्मक भाग है वो उसके केंद्र पर स्थित है, जिसे हम नाभिक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, परमाणु का संपूर्ण धनावेश उसके केंद्र पर स्थित है, जिसे हम नाभिक कहते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से उन्होंने परमाणु की संकल्पना दी। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है उसमें से उन्होंने कौन कौन से निष्कर्ष निकाले। तो आइए फ्रेंड्स यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। पहला निष्कर्ष देखेंगे। तो दोस्तों रदरफोर्ड ने बताया कि परमाणु जो है वो पूर्ण रूप से खोखला है। कैसा है दोस्तों, परमाणु जो है वो पूर्ण रूप से खोखला है। तो आइए यहाँ पर हम लोग लिखते चलते हैं, थोड़ा आप लोग भी लिखते रहिएगा सभी बच्चे। परमाणु पूर्ण रूप से खोखला है, खोखला है। यह भाग लगभग 99.84% खाली है। परमाणु का दोस्तों कितना भाग खाली है, 99.84% जो है वो परमाणु का भाग खाली है। अब दोस्तों कैसे खाली है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारी किरणें जो हैं वो किरणें सीधी निकल जाती हैं। कुछ किरणें जो हैं जो इसके यानी इस केंद्र की ओर आती हैं वो कुछ सूक्ष्म कणों से विक्षेपित होती हैं। जो किरणें इसके और पास आ जाती हैं वो और ज़्यादा अधिक कोण से विक्षेपित होती हैं। जो किरण डायरेक्ट इसके सामने आती है वो 180 डिग्री से विक्षेपित होकर वापस लौट जाती है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि परमाणु पूर्ण रूप से खोखला है तो उसका कितना भाग खोखला है। तो दोस्तों परमाणु का जो भाग है 99.84% जो है वो क्या है, खोखला है। अब दोस्तों जहां पर परमाणु का धनावेश होता है वह कितना भाग है, आइए देख लेते हैं। परमाणु का धनावेश लगभग
0.16% में केंद्र पर होता है, केंद्र पर होता है, जिसे बच्चों क्या कहते हैं, जिसे नाभिक कहते हैं, जिसे नाभिक कहते हैं। तो दोस्तों आप लोग समझ गए हैं कि जो भी परमाणु है उसके केंद्र पर क्या होता है, संपूर्ण उसका धनावेश होता है, और क्या होता है 0.16% ये होता है। तो अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि दोस्तों जो क्वेश्चन बनता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, और एग्जामिनर कई बार पूछता है कि ये बताना है कि रदरफोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल में कितनी किरणों का प्रयोग किया था, या कितने अल्फा कणों की बमबारी कराई थी। तो फ्रेंड्स कुछ पुस्तकें जो हैं वो 12,000 अल्फा किरणें बताती हैं, कहीं कहीं पर 10,000 का व्याख्यान मिलता है कि 10,000 अल्फा किरणों की बमबारी की गई थी, कहीं कहीं पर 8,000 किरणों के बारे में जानकारी मिलती है। तो यदि एग्जामिनर आप लोगों से पूछता है तो आप लोग तीनों आंसर बताएंगे कि किसी बुक में 12,000 है, तो किसी बुक में 10,000 है, तो किसी बुक में 8,000 है। लेकिन दोस्तों इतनी बड़ी संख्या में से केवल एक किरण ही वापस आई थी, यानी एक दुर्भाग्यशाली एक ऐसी किरण थी जो इस डायरेक्ट केंद्र के सामने पड़ गई, जो आगे की ओर नहीं बढ़ पाई। इसने क्या किया, पुनः पीछे की ओर विक्षेपित कर दिया। अब दोस्तों हमें समझना है कि परमाणु होता कितना छोटा भाग है। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग मान लें कि आप लोग जिस हॉल में पेपर दे रहे हो, आप जिस हॉल में पेपर दे रहे हो वो पूरा आप समझ लें कि परमाणु है। क्या है, परमाणु है। और उस हॉल के बीच में आप अपने पेन को सीधा ऐसे खड़ा कर दें, इस तरीके से। तो दोस्तों जब आप अपने पेन को इस तरीके से खड़ा करेंगे, और जो ये पेन की ऊपर की नोक है दोस्तों, ये तो बहुत मोटी होती है, ये जो नोक है ये बहुत ज़्यादा मोटी होती है। जो पतली वाली सुई होती है उस पर पतली वाली सुई के नोक के बराबर जो है वह परमाणु है। समझ सकते हैं कि कितना छोटा सा परमाणु है, और इतने छोटे से भाग में भी कितना खाली है, 99.84% पूरी तरीके से खाली है। अब दोस्तों खाली कैसे पता चलता है, यानी ये किरणें सीधी निकल जाती हैं, इसका मतलब क्या है, तो इसे भी हम लोग एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। दोस्तों जैसे मान लेते हैं कि कोई एक रूम है, कोई एक कमरा है, और उस कमरे में दोस्तों क्या है कि एक व्यक्ति को खड़ा कर दिया जाए, एक व्यक्ति को बीच में खड़ा कर दिया जाए, और फिर 25 व्यक्तियों से कहा जाए कि भाग कर जाओ और कमरे की एक दीवार को छू कर आओ। तो दोस्तों क्या है, सभी लोग सीधे निकल जाएंगे, केवल एक व्यक्ति ऐसा होगा जो उस बीच में खड़े हुए व्यक्ति के सामने आ जाएगा, वही वापस लौट जाएगा। जो व्यक्ति उसके बिल्कुल पास आएंगे वो थोड़ा सा कतरिया कर निकल जाएंगे, यानी थोड़ी सी जगह से निकल जाएंगे, लेकिन संपूर्ण जो लोग हैं वो जाकर उस दीवार को छू लेंगे। इसका मतलब क्या है कि कमरे में केवल एक व्यक्ति ही खड़ा है, और यदि उस कमरे में बहुत सारे लोग खड़े हो जाएं, फिर कह दिया जाए कि 25 लोगों को कि जाओ छू कर आओ, तो नहीं निकल पाएंगे। इसका मतलब क्या है, तो इस निष्कर्ष से ये निकला है दोस्तों कि परमाणु पूर्ण रूप से खाली है, क्योंकि संपूर्ण यानी अधिकांश किरणें एकदम सीधी निकल जाती हैं। अब जैसे दोस्तों मान लें हम लोग कितनी किरणों को लेकर चल रहे हैं, तो दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 किरणें हैं, यानी हम लोग लगभग एक किरण को 1,000 के बराबर मान लेते हैं कि एक किरण के कितने के बराबर है, 1,000। तो दोस्तों हम लोग 8,000 वाला रेशियो लेकर चल रहे हैं। तो इस 8,000 वाले रेशियो में दोस्तों क्या है कि संपूर्ण भाग जो है पूरी तरीके से खाली है, केवल केंद्र पर क्या होता है, धनावेश होता है। और दोस्तों ये धनावेश होता किस किस वजह से है, क्योंकि केंद्र पर क्या पाए जाते हैं, तो दोस्तों केंद्र पर पाए जाते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो दोस्तों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो पाए जाते हैं, तो इन दोनों की मिलीजुली सरकार को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसे न्यूक्लियॉन बोला जाता है। और दोस्तों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो संयोजन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो संयोजन है वो क्या कहलाता है दोस्तों, वो कहलाता है प्रबल नाभिकीय बल। क्या कहलाता है दोस्तों, प्रबल नाभिकीय बल। और यह बल दुनिया का सबसे बड़ा बल होता है। प्रबल नाभिकीय बल सबसे ज्यादा अधिक बलशाली होता है, प्रबल नाभिकीय बल। दोस्तों जब ज्यादा कोई चीज बलशाली होती है तो छोटी सी जगह में कैद रहती है। देखो नाभिकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल है, कितना ज्यादा बलशाली है, छोटी सी जगह में कैद है। परमाणु समझ रहे हैं, परमाणु कितना छोटा होता है, और परमाणु के केंद्र पर होता है धनावेश जिसे नाभिक कहते हैं, वो तो और ज्यादा छोटा होता है। तो दोस्तों नाभिक के बारे में देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स नाभिक जो है, नाभिक की कोटि के बारे में जानकारी कर लेते हैं कि भाई नाभिक की कोटि क्या होती है। नाभिक की कोटि, तो दोस्तों नाभिक की कोटि होती है 10 की पावर माइनस का 15 मीटर। क्या होता है दोस्तों, 10 की पावर माइनस का 15 मीटर, और इसी को बोलते हैं एक फर्मी मीटर। इसी को क्या बोला जाता है दोस्तों, एक फर्मी मीटर। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जामिनर पूछ देता है कि ये बताइए कि जो परमाणु के नाभिक में धनावेश होता है उनको क्या बोलते हैं। तो दोस्तों उनको बोलते हैं न्यूक्लियॉन। क्या बोलते हैं उनको, न्यूक्लियॉन बोलते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर प्रोटॉन पर तो केवल आवेश होता है, लेकिन न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। न्यूट्रॉन जो है वो आवेशहीन होता है, यानी कि उदासीन होता है। और इलेक्ट्रॉन दोस्तों कैसे होते हैं, ऋणात्मक आवेश से आवेशित होते हैं। प्रोटॉन कैसे होते हैं, धनात्मक आवेश से आवेशित होते हैं। तो दोस्तों नाभिक की कोटि भी हमने पता कर ली। अब फ्रेंड्स क्या है,
कि जो रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल दोस्तों जो उन्होंने ये प्रयोग जो किया था वो कहाँ पर किया था, ये भी हमें समझना बहुत ही दोस्तों आवश्यक है, क्योंकि कई बार एग्जामिनर यही पूछ देता है कि ये बताइए कि रदरफोर्ड ने अपना परमाणु परीक्षण कहाँ पर किया था। तो दोस्तों उन्होंने इसे एक लैब में किया था। किसमें किया था? एक लैब में। और ये पूरा प्रयोग उन्होंने एक वैक्यूम ट्यूब के अंदर किया था। कहाँ किया था दोस्तों? वैक्यूम ट्यूब। आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कि रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल का परीक्षण वैक्यूम ट्यूब के अंदर ही किया था। और दोस्तों उसमें क्या किया उन्होंने? एक वैक्यूम पाइप लगाकर उस ट्यूब के अंदर की सारी वायु बाहर निकाल दी थी, तो वहां पर बन गया था क्या? निर्वात बन गया था। क्या बन गया था दोस्तों? निर्वात। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन आता है कि जो रदरफोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल के दोनों तरफ एक फोटोग्राफिक प्लेट लगाई थी। क्या लगाई थी दोस्तों? फोटोग्राफिक प्लेट लगाई थी, यानी एक सामने की ओर उन्होंने फोटोग्राफिक प्लेट लगाई थी और एक पीछे की ओर फोटोग्राफिक प्लेट लगाई थी। दोस्तों वो फोटोग्राफिक प्लेट काहे की बनी होती है? तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग नोट डाउन करें कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में प्रयोग फोटोग्राफिक प्लेट काहे की होती है? तो दोस्तों वो होती है जिंक सल्फाइड की। ZnS काहे की होती है दोस्तों? जिंक सल्फाइड युक्त एक फोटोग्राफिक प्लेट होती है जिस पर क्या बनते हैं? स्पॉट बनते हैं। क्या बनते हैं दोस्तों? स्पॉट बनते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से रदरफोर्ड ने अपनी संकल्पना दी। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि रदरफोर्ड ने और क्या क्या बातें बताई परमाणु के बारे में। अब आइए दोस्तों देख रहे हैं हम लोग रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो दोस्तों रदरफोर्ड ने अपना ये परमाणु मॉडल कहाँ पर किया था? वैक्यूम ट्यूब के अंदर। अब दोस्तों देख लेते हैं कि ये परमाणु परीक्षण उन्होंने किस तरीके से किया था, कैसे उन्होंने इसको सफल बनाया था। तो दोस्तों जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है फ्रेंड्स, परमाणु की संरचना के बारे में उन्होंने क्या सिद्धांत दिया, इसके बारे में फ्रेंड्स हम लोग चर्चा करेंगे। तो इस मॉडल के मुताबिक दोस्तों ये जो मॉडल है, यहाँ पर ये किरणें इस तरीके से आती हैं और सूक्ष्म कोणों से विक्षेपित होकर निकलती हैं। तो दोस्तों इससे निष्कर्ष निकलता है कि परमाणु के केंद्र पर क्या होता है? धनावेश होता है। परमाणु के केंद्र पर क्या होता है बच्चों? धनावेश होता है। और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? नाभिक के बाहर चारों ओर बनी दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाता है। तो आइए दोस्तों इस पॉइंट को हम लोग मेंशन करते हैं कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर किसी भी कक्षा में, दोस्तों बस एक ये वर्ड कह दिया किसने? रदरफोर्ड ने। इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर किसी भी कक्षा में चक्कर लगाता है। किसी भी कक्षा में चक्कर लगाता है। बस यही बात कहकर जो है रदरफोर्ड पूरी तरीके से चक्कर काटता है। पूरी तरीके से फंस गए थे जहां पर उन्होंने जोड़ दिया था कि किसी भी कक्षा में चक्कर लगाता है। तो दोस्तों रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है इस नाभिक के चारों ओर दोस्तों कैसा होता है? आइए देख लेते हैं। यहां पर मान लेते हैं कि ये हमारा नाभिक है, धनावेश है। इसके बाहर इस तरीके से दीर्घवृत्तीय कक्षाएं बनी होती हैं दोस्तों, इस तरीके की। इस तरीके से इन्हें कोष भी बोलते हैं, KLMN। तो दोस्तों रदरफोर्ड ने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इनमें से किसी भी कक्षा में चक्कर लगा सकता है। अब दोस्तों जब रदरफोर्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन किसी भी कक्षा में चक्कर लगा सकता है, तो अब इनसे बहुत सारे सवाल पूछे गए। तो दोस्तों कौन से सवाल पूछे गए, आइए अब देख लेते हैं एक एक करके। तो फ्रेंड्स जब ये इलेक्ट्रॉन किसी भी कक्षा में चक्कर लगाएगा तो इनके द्वारा जो भी स्पेक्ट्रम बनेगा फ्रेंड्स वो कैसा होगा, आइए देख लेते हैं। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं दोस्तों। इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर क्या करते हैं? चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक आवेश से आवेशित होते हैं। नाभिक और इलेक्ट्रॉनों के बीच दोस्तों क्या है? ये नाभिक है और ये इलेक्ट्रॉन है। अब दोस्तों आइए देख लेते हैं कि ये नाभिक में क्या है दोस्तों? ये धनावेश है। ये क्या है? धनावेश है। और इलेक्ट्रॉन कैसा है? ऋणात्मक आवेश से आवेशित है। तो दोनों दोस्तों जब हम लोग देखते हैं कि एक धनात्मक आवेश है और दूसरा ऋणात्मक आवेश है, तो इन दोनों के बीच में आकर्षण बल होना चाहिए। कैसा बल होना चाहिए? आकर्षण। तो ये दोनों आपस में मिलते क्यों नहीं है? बस यही बात दोस्तों इनसे पूछी गई। किससे? रदरफोर्ड से। कई लोगों ने पूछा कि भाई ये बताओ कि नाभिक पर तो धनावेश होता है और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो ऋणावेश होता, ऋणात्मक आवेश से आवेशित होता है, तो वो उसके पास जाता क्यों नहीं है? वो नाभिक से मिल क्यों नहीं जाता है? ऐसा क्या कारण है? तो भाई रदरफोर्ड जो थे बहुत ज़्यादा दिमागी थे, अच्छे व्यक्ति थे, पढ़े लिखे, समझदारी भरी बातें करते थे। तो उन्होंने खटाक से आंसर बता दिया। क्या बता दिया? कि भाई जैसे सूर्य और पृथ्वी, जैसे सूर्य और पृथ्वी दोस्तों क्या है? सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल है। आप लोगों ने पढ़ा होगा न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम।
तो दोनों के बीच में क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है। अब दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, यानी अधिक द्रव्यमान वाली वस्तु कम द्रव्यमान वाली वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। तो हम लोग जानते हैं कि भाई सूर्य के पास तो बहुत बड़ा द्रव्यमान है, सूर्य जो है बहुत भारी है, और पृथ्वी के पास सूर्य की तुलना में कम द्रव्यमान है। तो दोस्तों पृथ्वी को सूर्य के पास मिल जाना चाहिए, बताइए मिल जाना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, मिल जाना चाहिए, बिल्कुल मिल जाना चाहिए। भाई क्यों नहीं मिलते हैं, तो उसका एक रीज़न बताया, किसने, रदरफोर्ड भाई साहब ने। अब वो रीज़न क्या बताया, आइए देख लेते हैं। तो उन्होंने बताया कि यदि कोई एम द्रव्यमान की वस्तु है, यदि कोई एम द्रव्यमान की वस्तु है यहाँ पर, और वो वी वेग से गतिशील है, किस वेग से गतिशील है, वी वेग से। तो दोस्तों जब कोई एम द्रव्यमान की वस्तु वी वेग से गतिशील है तो वो क्या करती है, किसी भी वृत्ताकार पथ पर कार्य करती है, वृत्ताकार पथ पर गति करती है, तो उसके केंद्र की ओर एक बल कार्य करता है। यानी केंद्र क्या है, ओ, तो ओ की ओर क्या करेगा, एक बल कार्य करेगा, जिसे एफ सी हम यानी कि उससे बोलते हैं अभिकेंद्री बल। एफ सी को क्या लिखते हैं, अभिकेंद्री बल। तो एक केंद्र की ओर जो कार्य करता है बल, वो क्या बोला जाता है, अभिकेंद्री बल। तो वो किसके बराबर होता है, यानी एफ सी बराबर होता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर के। तो दोस्तों ये है अभिकेंद्री बल, एफ सी बराबर क्या होता है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर के। अब दोस्तों यहाँ पर क्या बताया है, रदरफोर्ड भाई साहब ने बताया कि इनके दोनों के बीच में क्या है, यानी यहाँ पर जो इनका जो गुरुत्वाकर्षण बल है, सूर्य और पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है दोस्तों, वो किसकी भूमिका निभा रहा है, वो भूमिका निभा रहा है अभिकेंद्री बल की। यानी गुरुत्वाकर्षण बल तो है, लेकिन वह भूल गया है कि भाई हम गुरुत्वाकर्षण बल है, वो एक अभिकेंद्री बल की भांति व्यवहार कर रहा है। इसी वजह से पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर ऐसे वृत्ताकार कक्षा में से बराबर घूमती रहती है, दिन रात थकती नहीं है, घूम रही है घूम रही है, घूमती रहती है बराबर से। अब दोस्तों जब आ गया अपने टॉपिक पर आए रदरफोर्ड, तो उन्होंने बताया कि भाई जिस तरीके से पृथ्वी सूर्य के पास नहीं जाती है क्योंकि उनका गुरुत्वाकर्षण बल अभिकेंद्री बल के समान हो जाता है, तो इसी तरीके से उन्होंने बताया कि ये जो धनात्मक आवेश है और ये जो ऋणात्मक आवेश है, तो इनके बीच में जो लगने वाला आकर्षण बल है, इनके बीच में जो लगने वाला आकर्षण बल है, तो दोस्तों इनके बीच में जो आकर्षण बल है वो दरअसल कौन सी भूमिका निभा रहा है, वो भूमिका निभा रहा है अभिकेंद्री बल की। कैसी भूमिका निभा रहा है फ्रेंड्स, वो भूमिका निभा रहा है अभिकेंद्री बल की। तो जब आकर्षण बल बन गया है अभिकेंद्री बल, तो इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन धनात्मक आवेश यानी नाभिक के पास नहीं जाता है। तो दोस्तों ये बात सभी लोगों को बहुत पसंद आई और भाई रदरफोर्ड की बहुत वाहवाही हुई। ये नहीं बताया गया कि भाई रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है एकदम से चौकस है और झक्कास है। अब दोस्तों बीच में एंट्री होती है किनकी, मैक्सवेल एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है मैक्सवेल। क्या नाम है दोस्तों, वैज्ञानिक एक हैं जिनका नाम है मैक्सवेल। तो आइए दोस्तों मैक्सवेल से पहले हम लोग थोड़ा और इनके परमाणु मॉडल के बारे में कुछ मुख्य चीज़ें अभी तक हम लोगों ने पढ़ी हैं, बस एक बार से रिप्ले कर लेते हैं तब ताकि आप लोगों को चीज़ें फिर से रिवीजन हो जाएं। तो दोस्तों क्या है, एक बार फिर से देख लेते हैं कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल जो है वो किन किन खासियतों से दोस्तों भरा हुआ है, कौन कौन सी उसकी क्वालिटियां हैं, क्या क्या उसके गुण हैं। तो आइए समझ लेते हैं। परमाणु के अंदर एक धनावेशित केंद्र होता है दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं। आइए चित्र में देख लेते हैं कि परमाणु के अंदर एक धनावेशित भाग होता है, केंद्र होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। जिसे दोस्तों क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। अब यदि क्वेश्चन आ जाए कि भैया नाभिक की खोज किसने की, क्या क्वेश्चन आ जाए कि नाभिक की खोज किसने की, तो विदाउट डाउट आप बताएंगे कि भाई रदरफोर्ड ने की है। नाभिक की खोज किसने की है, रदरफोर्ड ने की है। परमाणु का ज्यादातर द्रव्यमान दोस्तों क्या, परमाणु का ज्यादातर द्रव्यमान कहाँ होता है, उसके नाभिक में। क्यों, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यहीं पर बैठे होते हैं कुंडली मार के भैया नाभिक में, तो पूरा द्रव्यमान तो उसके केंद्रीय में होगा। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, आप लोगों को बताया गया अभी इस तरीके से कि ये नाभिक है, उसके ये बाह्यतम कक्षाएं बनी होती हैं, तो इलेक्ट्रॉन इन्हीं कक्षाओं में से किसी एक कक्षा में चक्कर लगाता है। दोस्तों बस एक बात कह दी किसने, रदरफोर्ड ने, कि किसी भी कक्षा में चक्कर लगाता है, बस इसी किसी भी के चक्कर में ये फंस गया और इसके परमाणु मॉडल के बहुत सारे दोष बन गए। तो अब दोस्तों देख लेते हैं कि इसकी और क्या खासियतें हैं। दोस्तों इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक आवेश से आवेशित होते हैं। इलेक्ट्रॉन दोस्तों कैसे होते हैं, ऋणात्मक आवेश से आवेशित होते हैं। नाभिक और इलेक्ट्रॉनों के बीच मजबूत आकर्षण बल होता है। दोस्तों अभी आप लोगों को समझाया है क्या होता है, आकर्षण बल होता है। जब परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर हो जाती है, जब किसी भी परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, तो परमाणु विद्युत रूप से कैसा होता है, तटस्थ होता है। तटस्थ मीन्स उदासीन होता है, यानी उसमें किसी प्रकार का कोई आवेश उपस्थित नहीं होता है। तो दोस्तों ये बात बताई किसने, रदरफोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल के बहुत सारे बखान किए, बहुत सारे गुणों को बताया। अब दोस्तों कौन किसकी एंट्री हो रही है, अब एंट्री हो रही है मैक्सवेल साहब की। किसकी एंट्री हो रही है दोस्तों, मैक्सवेल की एंट्री हो रही है। तो अब आइए देख लेते हैं कि मैक्सवेल ने क्या क्या बताया भाई अपने परमाणु मॉडल के बारे में, क्या क्या क्वेश्चन किए। तो दोस्तों मैक्सवेल ने एक क्वेश्चन पूछा रदरफोर्ड से कि भाई ये बताइए
कि ये इलेक्ट्रॉन जो है ये इस तरीके से बाहर बनी हुई कक्षाओं में चक्कर लगा रहा है। और रदरफोर्ड भाई साहब ने बताया कि इलेक्ट्रॉन किसी भी कक्षा में चक्कर लगाता है। तो दोस्तों जब किसी भी कक्षा में चक्कर लगाएगा तो भैया क्या है कि इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगा रहा है तो उन्होंने बताया कि एक त्वरित इलेक्ट्रॉन जब ये गति करेगा, इसकी दिशा बदलेगी तो इसमें त्वरण उत्पन्न होगा। इस तरीके से जैसे m द्रव्यमान की वस्तु है यहाँ पर है तो इसकी दिशा ये है, जब ये यहाँ पर आ जाएगी तो इसकी दिशा ऐसे बदल जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी। जब यहाँ पर आ जाएगी तो इसकी दिशा ऐसे हो जाएगी, जब यहाँ पर आएगी तो इसकी दिशा ऐसे हो जाएगी, यानी इसकी दिशा में बराबर परिवर्तन होगा। तो दोस्तों जब दिशा में परिवर्तन होगा तो इलेक्ट्रॉन कैसा होगा, त्वरित होगा। और दोस्तों बताया गया है, ये नियम है, मैक्सवेल ने बताया था कि एक त्वरित इलेक्ट्रॉन क्या करता है, विकिरण उत्सर्जित करता है। एक त्वरित इलेक्ट्रॉन विकिरण को उत्सर्जित करता है। तो दोस्तों ये पॉइंट आप लोग मेंशन करिएगा, यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग कि एक त्वरित इलेक्ट्रॉन, कैसा इलेक्ट्रॉन, त्वरित इलेक्ट्रॉन ऊर्जा उत्पन्न करता है या उत्सर्जित करता है, ऊर्जा उत्पन्न करता है। दोस्तों त्वरित इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ऊर्जा को उत्पन्न करता है या उत्सर्जित करता है। तो दोस्तों अब पूछा मैक्सवेल ने कि जब इलेक्ट्रॉन बराबर इस कक्षा में चक्कर लगाएगा, ऊर्जा को उत्सर्जित करता जाएगा, तो भाई इलेक्ट्रॉन एक समय शक्तिहीन हो जाएगा, थक जाएगा। और जैसे थक जाएगा तैसे ये दड़ाम से आकर नाभिक से मिल जाएगा, जैसे नाभिक से मिलेगा एकदम से ब्लास्ट हो जाएगा, सारी चीज़ें नष्ट हो जाएंगी। जैसे दोस्तों आप लोग ये अभी पेन देख रहे हैं, और जैसे पलक झपकाएंगे खटाक से ये पेन गायब हो जाएगा, हम लोग भी नहीं होंगे दुनिया में, क्योंकि हम लोग भी परमाणुओं से मिलकर बने भाई। तो अब क्या बताया, और दोस्तों मैक्सवेल ने क्या बताया कि इस इलेक्ट्रॉन को नाभिक से मिलने में समय कितना लगता है। तो दोस्तों समय लगता है, उन्होंने बताया कि 10⁻⁻8 सेकेंड, यानी इतना कम समय लगता है, 10⁻⁻8 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड का 10⁸ गुना, 1/10⁸ गुना, यानी एकदम से पलक झपके भी नहीं पाएगी और ये जाकर से मिल जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों अब इस बात का ये जवाब नहीं दे पाए, क्यों नहीं दे पाए, क्योंकि उन्होंने बताया कि भाई त्वरित इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ऊर्जा को उत्सर्जित करता है। लेकिन यहाँ पर आप लोग बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन घूम भी रहा है और थक भी नहीं रहा है, पास भी नहीं आ रहा है, तो इसका कारण क्या है। तो दोस्तों ये कारण ये इसको चीज़ को समझा नहीं पाए। अब दोस्तों फिर इनसे पूछा गया मैक्सवेल ने कि आपने बताया कि आपके परमाणु मॉडल में जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, दोस्तों क्या है, स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। अब दोस्तों यहाँ पर एक शब्द आया है स्पेक्ट्रम, क्या आया है, स्पेक्ट्रम। कई बार जो एग्जामिनर है वो पूछ देते हैं कि भाई ये बताओ स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो दोस्तों स्पेक्ट्रम वो होता है, जैसे मान लो हम कहीं पर प्रकाश की किरणें हैं, जैसे मान लेते हैं कोई एक ये प्रिज्म है, और प्रिज्म पर इस तरीके से जो प्रकाश की किरणें आपतित होती हैं, और उसके बाद जब हम लोग पर्दे पर उनका ऐसे प्रतिबिंब देखते हैं विबग्योर के रूप में, किसमें देखते हैं, विबग्योर के रूप में। तो दोस्तों ये जो पर्दा यहाँ पर लगा होता है, इस पर्दे को ही बोलते हैं प्रकाश का स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रकाश का स्पेक्ट्रम। तो दोस्तों मैक्सवेल ने पूछा कि भाई आपने बताया था कि सतत स्पेक्ट्रम लेता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब प्रत्येक कक्षा में चक्कर लगाएगा तो स्पेक्ट्रम कैसा मिलना चाहिए, सतत मिलना चाहिए, यानी स्पेक्ट्रम कैसा बना होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए। जैसे ये स्पेक्ट्रम दिया गया है ऐसे, तो इसमें पूरा एकदम से ऐसे ब्लैक 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 पूरा एकदम से काला हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ भी घूम सकता है, आगे वाले में घूम सकता है, यानी ऐसे 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 इलेक्ट्रॉन सभी कक्षाओं में घूम सकता है, बराबर स्वतंत्र है। लेकिन हुआ क्या दोस्तों, स्पेक्ट्रम कैसा प्राप्त हुआ, स्पेक्ट्रम ऐसा प्राप्त हुआ, यानी इस तरीके से यहाँ पर तो स्पॉट मिले, लेकिन कुछ जगह छूट गई, उसके बाद में यहाँ पर स्पॉट मिले, कुछ जगह मिली, उसके बाद में छूट गई। तो दोस्तों इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन प्रत्येक कक्षा में चक्कर नहीं लगाता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रत्येक कक्षा में चक्कर नहीं लगाता है, वो उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाएगा जो कुछ कक्षाओं की खासियत होगी। समझ रहे हैं तो दोस्तों कि इलेक्ट्रॉन किन कक्षाओं में चक्कर लगाता है, जिन कक्षाओं में कुछ ना कुछ ऐसा खास होता है उन्हीं कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, बाकी सभी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर नहीं लगाता है। जबकि रदरफोर्ड भाई साहब ने क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉन किसी भी कक्षा में चक्कर लगा सकता है। तो अब आइए दोस्तों, ये क्या है, रदरफोर्ड ने बताया था कि इससे स्पेक्ट्रम कैसा मिलता है, सतत मिलता है। स्पेक्ट्रम कैसा मिलता है दोस्तों, सतत, लेकिन प्राप्त कैसा हुआ, असतत। तो इस तरीके से ये सतत स्पेक्ट्रम की व्याख्या भी नहीं कर पाए। अब दोस्तों इनके गुणों को तो हम लोग पढ़ चुके हैं, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में जितनी जानकारियां थी सारी जानकारियां हम लोगों ने कवर कर ली हैं। अब आइए इनके थोड़े दोषों को पढ़ लेते हैं, किसको पढ़ लेते हैं, दोष को। तो आइए देख लेते हैं इनके कौन कौन से दोष हैं, कौन कौन सी इनकी त्रुटियां हैं, और कौन कौन से इन्होंने अपने परमाणु मॉडल में मिस टाइम प्रयोग किए हैं दोस्तों। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग समझेंगे। आइए देख लेते हैं इनकी कौन कौन सी त्रुटि है। तो दोस्तों इनकी त्रुटि के बारे में बात करते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है ये इलेक्ट्रॉन के गति की व्याख्या नहीं कर पाए। इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन किसी भी कक्षा में चक्कर लगाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन किसी भी कक्षा में चक्कर नहीं लगा सकता है, चारों ओर उसी प्रकार परिक्रमा करता है जैसे सूर्य की ओर सभी ग्रह करते हैं, किंतु इलेक्ट्रॉन की कक्षीय परिक्रमा तथा गति स्थायी नहीं हो सकती है। तो दोष नंबर 1 में लिखेंगे इलेक्ट्रॉन के, ये दोष है दोस्तों इसका, इलेक्ट्रॉन के कक्षीय वेग, कैसा दोस्तों, कक्षीय वेग, वेग की व्याख्या नहीं कर पाए, व्याख्या
नहीं कर पाए। तो दोस्तों ये इनका दोष हो गया, किसका? रदरफोर्ड भाई साहब का, कि ये इलेक्ट्रॉन के कक्षीय वेग की व्याख्या नहीं कर पाए। दूसरा इनका दोष क्या है? ये सतत स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाए। ये सतत स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाए। दोस्तों वीडियो पूरा देखें और जो चीज़ें आप लोगों को लिखाई जा रही हैं ये चीज़ें दोस्तों नोट करनी है, क्योंकि एग्जामिनर इसी तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, व्याख्या नहीं कर पाए। हो सकता है एग्जामिनर पूछ दे कि ये बताइए कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के कोई दो प्रयोग, तो दोस्तों दो हमें उनके गुण बताने हैं। फिर का पूछ दे कि ये बताइए रदरफोर्ड की कोई दो कमियां बताइए कि उनकी कौन कौन सी कमी है। तो दोस्तों इस तरीके से दो कमियां क्या है? ये इलेक्ट्रॉन के कक्षीय वेग की व्याख्या नहीं कर पाए, ये सतत स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाए, ये नाभिक के स्थायित्व को नहीं समझा पाए। तो इस तरह की बहुत सारी कमियां हैं जो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में पाई जाती हैं। अब दोस्तों बात आती है कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक की। तो दोस्तों क्या है कि अब हमें यह पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन, भाई रदरफोर्ड ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर बनी दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में किसी भी कक्षा में चक्कर लगाता है। तो दोस्तों ऐसा तो गलत साबित हो गया। तो अब इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन किन कक्षाओं में चक्कर लगाता है? तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन जिन कक्षाओं में दोस्तों चक्कर लगाता है उनका कोणीय संवेग क्या होता है? उनका कोणीय संवेग NH/2 के बराबर होता है। कितना होता है दोस्तों? NH/2 के बराबर होता है, जहां n बराबर क्या होता है? कोई पूर्णांक है, जैसे कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और डॉट डॉट है। तो दोस्तों इस तरीके से क्या होता है, यानी इलेक्ट्रॉन का। और दोस्तों कोणीय संवेग हो सकता है दोस्तों एग्जामिनर पूछते कि कोणीय संवेग बताइए, तो कोणीय संवेग होता है MVR। इसे L से लिखते हैं, यानी कोणीय संवेग को कैसे प्रदर्शित करते हैं? L से प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों क्या आ जाएगा? L बराबर NH/2 दोस्तों या तो n नहीं देगा तो h अकेले दे देगा, h/2 तब भी वही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग समझ रहे हैं कि हम लोगों ने देख लिया है कि इलेक्ट्रॉन किन कक्षाओं में चक्कर लगाता है, जिनका कोणीय संवेग NH/2 के बराबर होता है। अब दोस्तों आप देख लेते हैं उसका आंसर, जो मैक्सवेल ने इनसे पूछा था दोस्तों, रदरफोर्ड से मैक्सवेल ने पूछा था कि भाई ये बताइए कि इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ चक्कर लगाता है। तो रदरफोर्ड ने जल्दबाजी में बता दिया कि इलेक्ट्रॉन किसी भी कक्षा में चक्कर लगाता है, लेकिन ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिनका कोणीय संवेग NH/2 के बराबर होता है। दोस्तों ये सारी चीज़ें नोट डाउन करते रहिएगा। फ्रेंड्स क्या है, इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने देख लिया। इलेक्ट्रॉन दोस्तों, इलेक्ट्रॉन जिन कक्षाओं में चक्कर लगाता है वो उसकी फिक्स कैसी कक्षाएं होती हैं? फिक्स कक्षाएं होती हैं, यानी उसकी स्थायी कक्षाएं होती हैं। कैसी कक्षाएं होती हैं दोस्तों? स्थायी कक्षाएं होती हैं। और उन कक्षाओं में चक्कर लगाते समय इलेक्ट्रॉन ना तो ऊर्जा की हानि करता है और ना ही ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। दोस्तों जब इलेक्ट्रॉन उन अपनी निश्चित यानी कि फिक्स कक्षाओं में चक्कर लगाएगा जिनका कोणीय संवेग NH/2 के बराबर होगा, तो उन कक्षाओं में चक्कर लगाते समय इलेक्ट्रॉन किसी भी प्रकार की ऊर्जा की हानि नहीं करेगा। अब अगर यह ऊर्जा की हानि नहीं करेगा तो बराबर ऐसे घूमता रहेगा, नाभिक से मिलेगा नहीं, इसका अस्तित्व बना रहेगा। तो दोस्तों ये दूसरा पॉइंट हमें मिल गया कि इलेक्ट्रॉन किन कक्षाओं में चक्कर लगाता है, जिनका कोणीय संवेग NH/2 के बराबर होता है। अब दोस्तों जो परमाणु की पहली कक्षा होती है, जो परमाणु की पहली कक्षा होती है, तो इस पहली कक्षा को बोलते हैं बोहर कक्षा। क्या बोलते हैं? बोहर कक्षा। और दोस्तों इलेक्ट्रॉन जब पहले कोष यानी के कोष से जब एल कोष में जाएगा तो हर एक कोष की एक निश्चित ऊर्जा होती है, और हर एक कोष में दोस्तों क्या है, अलग अलग ऊर्जा स्तर होते हैं। जैसे के है तो इसका ऊर्जा स्तर E1 हो जाएगा, इसका ऊर्जा स्तर E2 हो जाएगा, आगे वाले का E3 हो जाएगा, फिर उसके आगे वाले का E4 हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से प्रत्येक कक्षाओं की अपनी अपनी ऊर्जा होती है, और ये जो कक्षाएं होती हैं ये कैसी होती हैं दोस्तों? ये उसकी मूल कक्षाएं होती हैं। इलेक्ट्रॉन की कैसी कक्षाएं होती हैं? इन्हें इलेक्ट्रॉन की मूल कक्षाएं भी कहते हैं। तो दोस्तों आप लोग रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में पढ़ रहे हैं। वीडियो दोस्तों ज़्यादा लंबा ना हो पाए, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव वीडियो है और हमें केवल प्रैक्टिकल की तैयारी करनी है। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन बनने थे और जिस प्रकार से एग्जामिनर आप लोगों से क्वेश्चन पूछ सकता है, वो क्वेश्चन हमने सारे एक ही वीडियो में आप लोगों को कवर कराने का प्रयास किया है। तो दोस्तों आप लोग अच्छे से जो भी चीज़ें बताई गई हैं उनको अच्छे से मेमोराइज़ करें, उन चीज़ों को अच्छे से पढ़ें, और जो चीज़ें हैं यदि एक बार में समझ में ना आए तो वीडियो दोबारा देख लें। दोस्तों आप लोग अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि हो सकता है कि बहुत जल्द आप लोगों की वाइवा की डेट भी आ जाए, क्योंकि आप लोगों की कापियाँ तो ऑलरेडी लिखी जा चुकी हैं फिजिक्स की। तो दोस्तों बहुत जल्दी वाइवा की डेट आने वाली है, तो सभी बच्चे जो भी आप लोग चार्ट में बना रखे हैं, जो भी चित्र आप लोगों ने बनाया है, यदि आप लोगों ने ट्रांसफार्मर बनाया है तो दोस्तों ट्रांसफार्मर का वीडियो आप लोग देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में मिल जाएगा आपको। ट्रांसफार्मर के बारे में सारे क्वेश्चन आंसर बताए गए हैं। दोस्तों आज आपको
रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में जितने भी क्वेश्चन आंसर बन सकते थे, सारे क्वेश्चन आंसर के बारे में आप लोगों को अवगत कराया गया है, समझाया गया है। अब दोस्तों इसके बाद में हम लोग देखेंगे कि चौक कुंडली किस तरीके से बनती है। उसके बाद में जो बच्चों ने बनाए हैं उन सभी को हम लोग क्लियर कराने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो और चैनल के साथ में, मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। आप लोगों की सफलता ही हमारा मुख्य उद्देश्य है।